हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी SDSST पर। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, हिंदी साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसका नाम है रीतिकाल। और रीतिकाल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यदि आप भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको रीतकाल से संबंधित बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे कवियों के नाम, बहुत कुछ मिलने वाला है। इसलिए आपको जाना नहीं है, इसको अंत तक देखना है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको रीतकाल के विभिन्न नामों के बारे में बता दिया था कि किसने क्या कहा। समय के बारे में बता दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा समय निर्धारित किया। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहीं से देख सकते हैं। आइए बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं। रीतकाल का जो वर्गीकरण किया गया है वो कैसे किया गया है, रीतकाल के वर्गीकरण के विषय में हम सभी लोग आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं रीतकाल का वर्गीकरण। देखिए, जो रीतकाल का वर्गीकरण किया गया है वो सबसे पहले क्या किया गया है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है रीतिबद्ध काव्य। एक कौन सा काव्य है? एक है रीतिबद्ध काव्य और दूसरा है रीति मुक्त काव्य। ठीक है, इन दोनों काव्यों में रीतिकाल को विभाजित किया गया है। इसके अलावा एक नाम और भी सुनते हैं जिसको हम बोलते हैं रीत सिद्ध। जिसको क्या बोलते हैं? रीत सिद्ध बोलते हैं। जी हाँ, तो ये जो है रीतिबद्ध का ही दूसरा नाम है रीति सिद्ध। मिश्र बंधु ने रीतबद्ध को लक्ष्यबद्ध कहा है और इसी को उन्होंने रीत सिद्ध के रूप में भी विभाजित किया है। अब जब रीतिबद्ध काव्य आता है तो इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक कहा गया है लक्षणबद्ध। एक कौन सा काव्य हो गया? लक्षणबद्ध काव्य हो गया और दूसरा काव्य हो गया लक्ष्यबद्ध काव्य। एक लक्षणबद्ध काव्य और दूसरा कौन सा हो गया? लक्ष्यबद्ध काव्य हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से जब हम रीति मुक्त काव्य की तरफ चलते हैं तो एक हो जाता है रहस्योन्मुख काव्य। एक कौन सा काव्य हो जाता है? रहस्योन्मुख काव्य। और दूसरा काव्य आता है शुद्ध प्रेम काव्य। यह रीति मुक्त काव्य धारा की दो विचारधाराएं हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो रीतिबद्ध काव्य है इसके कौन कौन से कवि हैं, यानी रीतबद्ध काव्य में कौन कौन से कवि आते हैं। इन कवियों को हम किस प्रकार से देख सकते हैं? एक तो हो गए केशवदास। कौन हो गए? केशवदास हो गए, चिंतामणि हो गए, मतिराम, सेनापति, देव, पद्माकर। ये इतने कवि और इनके अलावा और भी बहुत सारे कवि हैं जो कि रीतबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बात करें केशवदास की तो केशवदास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। केशवदास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। और केशवदास की एक रचना है जिसका नाम है रामचंद्रिका। केशवदास की एक रचना है जिसका नाम क्या है? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है? तो इसमें विविध छंदों का प्रयोग होने के कारण इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक, तो ये इतना हो गया रीतिबद्ध कवियों के रूप में। फिर आगे देखते हैं रीत सिद्ध कवियों में कौन कौन से आते हैं। रीत सिद्ध कवियों में बिहारी, रसनिधि, वृंद, नेवाज, पजनेश। ठीक, तो ये सभी कवि जो आते हैं ये किसमें आते हैं? ये रीत सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बिहारी की बात करें तो बिहारी का जन्म कहां पर हुआ था? ग्वालियर में। बिहारी का जन्म कहां पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1603 में हुआ था। कब हुआ था? 1603 में हुआ था। और अगर हम बिहारी की सतसई की बात करें कि बिहारी की सतसई में, क्योंकि इनकी एक रचना है जिसका नाम क्या है? सतसई। सतसई में कितने दोहे हैं?
719 दोहे हैं। सतसाई में कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। ठीक, फिर आगे हम बात करते हैं रीति मुक्त काव्य के विषय में, और रीति मुक्त में जो कवि आते हैं हम उनको देखेंगे। रीति मुक्त कवियों में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये इतने कवि किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं रीति मुक्त। इन लोगों ने किसी भी परिपाटी का पालन न करते हुए एक स्वच्छंद विचारधारा, एक स्वतंत्र रूप से काव्य करने की कला को अपनाया है, इसलिए इनको किसमें रखा गया है? रीति मुक्त काव्यधारा। इन्हें रीत मुक्त कवियों के रूप में स्वीकार किया गया है। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि ये इतना टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा होगा। यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।